हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और ये क्वेश्चन नंबर 4A। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट इफ आइदर द प्राइमल और द डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन द अदर प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। लेट मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज प्राइमल प्रॉब्लम, इज प्राइमल। ठीक है, एंड मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी ट्रांसपोज एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट्स डुअल। ठीक है, प्राइमल एंड डुअल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वी नो दैट if x is any feasible point of primal, ठीक है, and w be any feasible point of w dual। ठीक है स्टूडेंट्स, देन देन उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, सी एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है बेसिकली। इसका अगर आप प्रूफ देखोगे तो जब मैं इसके थ्योरम जो कि बेसिकली डुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड थ्योरम का जो लेक्चर सुनाया था, उसमें मैंने इस थ्योरम का प्रॉपर प्रूफ भी कराया हुआ है। ठीक है, तो वहां से जाके आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता जब हमारे पास क्वेश्चन में दो पार्ट है तो उस कंडीशन में शो करने की जरूरत है प्रूफ को। ठीक है, नाउ सपोज that primal have unbounded solution, primal have unbounded solution। ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम जो है, प्राइमल प्रॉब्लम जो है, उसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये टर्म हमारे पास टेंड्स टू इन्फिनिटी पहुंच रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मैंने ये क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये माइनस टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, माइनस टेंड्स टू इन्फिनिटी कहने का मतलब रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं, यानी x जो है वो जीरो जीरो, यानी ओरिजिन तो हमेशा रीजन होता है। अदर या तो फिजिबल रीजन होगा ही नहीं, या अगर है उसका फिजिबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, फिजिबल रीजन का नहीं कहा गया। ठीक है, यानी उसका अनबाउंडेड फेजिबल रीजन है, अनबाउंडेड अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो यानी नेगेटिव में अगर जीरो जीरो देखें तो ये लीनियर होता है, तो जीरो तो सॉल्यूशन हो जाएगा, जीरो जीरो पे जीरो हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा नहीं। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अगर सी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी देन सी एक्स या इन्फिनिटी विल बी लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इम्प्लाइज वी ओमेगा डुअल हैव नो सॉल्यूशन, डुअल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली अगर हमारे पास मिनिमम जेड डी यानी बी ट्रांसपोज ओमेगा टेंड्स टू, अब ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, अगर ये माइनस इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, यानी कि सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल इम्प्लाइज
एक्स प्राइमल ऑल्सो हैव नो सॉल्यूशन, प्राइमल ऑल्सो हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एक प्रॉब्लम का अगर हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो दूसरी प्रॉब्लम का नो सॉल्यूशन होगा, ये फैक्ट है। बट ऐसा मैं आगे भी बता देता हूँ आपका, अगर ऐसा है कि एक प्रॉब्लम का नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम का भी नो सॉल्यूशन हो या अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो, यानी एक प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन इंप्लाइड सेकंड प्रॉब्लम का नो सॉल्यूशन। बट एक प्रॉब्लम का नो सॉल्यूशन डज नॉट इम्प्लाई कि दूसरी प्रॉब्लम का भी दूसरी प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम का नो सॉल्यूशन हो, या हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो, बट एक ना एक चीज जरूर होगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है सो दैट द डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल फॉर द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम। मिनिमम z इक्वल टू x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस 5x2 माइनस 6x3 इक्वल टू 7, 8x1 माइनस 9x2 प्लस 10x3 लेस देन इक्वल टू 11, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मिनिमम को मैक्सिमम में कर दो, ग्रेटर देन को लेस देन में साइन कर दो। जहाँ इक्वलिटी अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो फर्स्ट वेरिएबल डुअल प्रॉब्लम में जो है अनरेस्ट्रिक्टेड साइन होगा। यहाँ अनरेस्ट्रिक्टेड साइन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो, सॉरी इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो इनइक्वलिटी जो है वो इक्वेशन में होगी। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप प्रॉपर फॉर्म से जाओ, तो प्रॉपर फॉर्म से ही हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमल प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं सॉल्यूशन मैक्स जेड इक्वल टू, मैक्स जेड इक्वल टू माइनस x1। देखो ये डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, ये आप कर लो एक बार। एंड लेट अस डिफाइन x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ठीक है, एंड ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम z इक्वल टू x1 माइनस का, ठीक है, माइनस 2x2। ठीक है, अब देखो माइनस 3x3, इसलिए माइनस 3x3 डैश माइनस प्लस 3x3 डबल डैश आता, बट माइनस में अब मैक्सिमम में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा प्लस 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश। ठीक है, सब्जेक्ट टू सारे साइन जो है जब मैक्सिमम में प्रॉब्लम है तो लेस देन इक्वल के साइन होने चाहिए। ग्रेटर इक्वल का साइन है तो एक बार हम इसको ग्रेटर देन के साइन में लिखेंगे, एक बार लेस देन के साइन में। तो इसको एक बार लिख सकता हूँ मैं 4x1 प्लस 5x2 माइनस 6x3 लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, दोबारा ग्रेटर देन इक्वल टू का करूंगा। ठीक है, यही टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, बट मैं जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन जो है लेस देन का हो जाएगा। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो जाएगा -4x1 माइनस 5x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू -7। ठीक है, अब ये आ जाएगा 8x1, ये तो रह गया, डिफाइन भी तो किया हुआ है, ये कैसे भूल सकते हैं। -6x3 डैश प्लस 6x3 डबल डैश। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 6x3 डैश माइनस 6x3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू -7। ठीक है, और ये हो जाएगा 8x1 माइनस 9x2। ठीक है, प्लस 10x3 माइनस 10x3 डबल डैश डैश यहाँ पे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 11, एंड जहाँ पे x1 x2 डैश x2 डबल डैश वो था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम हो मैक्सिमम z इक्वल टू cx सब्जेक्ट टू ax लेस देन इक्वल टू bx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का डुअल जो होता है वो होता है हमारे पास, डुअल होता है मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ से अगर मैं एक जल्दी से सारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर सी की बात करूँ तो सी हो जाएगा हमारे पास -1, -2, 3, -3। ठीक है, अगर हम बात करें ए की तो ए हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 4, 5, -6, 4, 5, -6 एंड 6। यहाँ से -4, -5, 6 एंड -6, 8, -9, 10, 8, -9, 10 एंड -10। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, 7, -7, 7, -7 एंड 11। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x1, x2, x3 डैश, x3 डबल डैश। ठीक है, अब डुअल प्रॉब्लम में लिख लेता हूँ। तो डुअल प्रॉब्लम मैं यहाँ से इसी पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो डुअल प्रॉब्लम लिखने के लिए मुझे मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा मिनिमम, डायरेक्टली लिख देता हूँ, मिनिमम जेड डी इक्वल टू, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो मिनिमम जेड डी इक्वल टू ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ओमेगा। तो यहाँ से 7 ω1 -7 ω2 +11 ω3 सब्जेक्ट टू। ठीक है, अब यहाँ पे ए का ए ट्रांसपोज बेसिकली रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में। तो यहाँ से हमारे पास देखा तो ये हो जाएगा 4 ω1 -4 ω2। ठीक है, 4 ω1 -4 ω2 प्लस 8 ω3। ठीक है, 8 ω3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद 5 ω1 -5 ω2। ठीक है, 9 −9 ω3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद -6 ω1 +6 ω2। ठीक है, +10 ω3 ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एंड 6 ω1 -6 ω2। ठीक है, -10 ω3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, एंड ω1 ω2 ω3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें फिर से इस प्रॉब्लम की डुअल चाहिए, इस प्रॉब्लम की डुअल। तो इस प्रॉब्लम की डुअल कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मैक्सिमम जेड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जेड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन कन्वर्ट इन मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास बेसिकली हम प्राइमल जो प्रॉब्लम मानते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम जेड वाली प्रॉब्लम जो होते हैं उसको प्राइमल मानते हैं। ठीक है, हमेशा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7 ω1 +7 ω2 -11 ω3 सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा हमारे पास। बेसिकली सारे साइन जो है लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए। तो -4 ω1 +4 ω2 -8 ω3 लेस देन इक्वल टू 1 -5 ω1 +5 ω2 ये हो जाएगा -+9 ω3 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 ω1 -6 ω2, सॉरी यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करो तो प्लस, ये माइनस। ठीक है, -10 ω3 लेस देन इक्वल टू -3। एंड हो जाएगा हमारे पास 6 ω1 माइनस का +6 ω2 -10 ω3 ये प्लस हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 ω1 ω2 ω3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। अब फिर से इस प्रॉब्लम की डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की डुअल प्रॉब्लम मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देते हैं। क्योंकि एक बार जब अगर हमने ए बी सी अगर बता दिया तो एग्जामिनर को इतना तो पता ही चल जाता है कि बच्चों को ए बी सी डी निकालना तो आता है, मतलब ए मैट्रिक्स निकालना आता है, सी मैट्रिक्स निकालना आता है, बी मैट्रिक्स निकालना आता है। ठीक है, अब नाउ डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू डुअल। ठीक है, तो डुअल में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम को हमें लिखना पड़ेगा मिनिमम जेड डी डी। ठीक है, इक्वल टू
अब ये हो जाएगा यहाँ से। अब एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं v, ठीक है, चलो वेरिएबल v ले लिया, v1 प्लस 2v2 माइनस 3v3, ठीक है, माइनस 3v3 एंड प्लस 3v3v4, ठीक है, ये कर लिया। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वेरिएबल आ गए। सब्जेक्ट टू फिर से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -4v1 -5v2, -4v1 -5v2 प्लस 6v3 -6v4 -6v4, और ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू से -7, ठीक है। उसके बाद 4v1, ठीक है, प्लस 5v2 -6v3, और ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट में ये हो जाएगा +6v4, ठीक है, +6v4, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और ये हमारे पास इसके बाद आ गया लास्ट जो है वो हो जाएगा हमारे पास -8v1, ठीक है, +9v2 -10v3, ठीक है, +10v4, और ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -11, ठीक है। एंड जहाँ पे v1 v2 v3 v4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। इस पार्ट को रिमूव कर दिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ मिनिमम जेड डी इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं v1 प्लस 2v2, ठीक है, एंड -3v3 डैश v3 माइनस v4, ठीक है। लेट अस डिफाइन v3 डैश माइनस v4 इक्वल टू v3 डैश, ठीक है। तो v3 माइनस v4 इक्वल टू v3 डैश, तो यहाँ से जब मैं -3 कॉमन लूंगा तो v3 माइनस v4 आएगा, तो वहां पे आ जाएगा -v3 डैश, ठीक है। सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर में अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4v1 प्लस 5v2, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली पहले अगर देखें तो 6 कॉमन लेंगे, तो v3 माइनस v4, बट माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -6v3 डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये है हमारे पास 4v1 प्लस 5v2 -6, क्योंकि यहाँ पे -6 कॉमन लेंगे तो v3 माइनस v4 आ जाएगा, v3 डैश हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज भी कर देंगे आगे, और ये हो जाएगा -8v1 प्लस 9v2, और यहाँ से अगर मैं -10 कॉमन ले लूँ तो -10v3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू -11, बट अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से चेंज दी वेरिएबल नाम, ठीक है। वेरिएबल का नेम तो चेंज कर सकते हैं, तो v2 को हम कर v1 को कर देते हैं x1, एंड v2 को कर देते हैं x2, एंड और यहाँ पे ऑब्वियसली ये भी लिख लो ना, v1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड v3 डैश इज अनरजिस्टिकेटेड, एंड v3 डैश इक्वल टू x3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा मिनिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों को हम एक कर सकते हैं क्योंकि एक ग्रेटर देन इक्वल टू एक लेस देन इक्वल टू है, बट सेम चीज के, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 5x2 माइनस 6x3 इक्वल टू 7, एंड यहाँ से हो जाएगा
x1 माइनस 9x2 प्लस 10x3 लेस देन इक्वल टू 11, x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0 and x3 is unrestricted. ठीक है, which is equal to primal problem, which is equal to given problem. Hence prove. ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना करना था कि पहले प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप जनरल मेथड से जाना, डायरेक्टली अगर आप जंप करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए और क्वेश्चन कट जाए, मार्क्स आपके कट जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे।